ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसकी समरी पार्ट को हम लोग गो थ्रू करेंगे, क्योंकि सारे चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम्म, तो हियर केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इज नॉट वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। कोई बहुत पुरानी जो जिस ढंग की केमिस्ट्री आज हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो लेकिन इसी से संबंधित जो चीज़ें थी, हमारे पास ऐसा नहीं है केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं थी पहले। तो पीपल इन एंशियंट इंडिया ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मेनी साइंटिफिक फिनोमेना। कई साइंटिफिक फिनोमेना जो हैं, जो घटनाएं हैं, उनको उनके बारे में उनको जानकारी थी मच बिफोर द एडवेंट, मच बिफोर द अराइवल ऑफ दिस मॉडर्न साइंस। और ये मॉडर्न साइंस के इजाद होने से पहले, आने से पहले, इनको काफ़ी सारी जानकारियां थी। दे अप्लाइड द नॉलेज इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, और वे इस जानकारी को, इस नॉलेज को कई जीवन के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल करते थे। द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट्स डोमेन इनकम्पासेस, इसके जो जो क्षेत्र है वो इट इनकम्पासेस एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। तो जीवन के हर क्षेत्र को ये हमें छूता है, मतलब इससे हम प्रभावित रहते हैं। केमिस्ट स्टडी, जो केमिस्ट होते हैं, दे स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड चेंजेस अंडरगॉन बाय देम, और किस ढंग के चेंजेस जो है उनमें होते हैं, उसको भी वो स्टडी करता है। ऑल सब्सटेंसेस कंटेन मैटर, ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो मैटर हैं। दे कैन विच कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो जो मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दे आर हेल्ड, एक से जुड़े रहते हैं इन डिफरेंट वेज इन दीज स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी लिक्विड में ये पार्टिकल दूर दूर थोड़े से होते हैं, और गैस में काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, और सॉलिड में काफ़ी नज़दीक होते हैं। उनके बीच के जो फोर्सेस हैं, सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, गैस में बहुत कम होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। एंड दे एग्जिबिट देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, और वे अपने अपने स्टेट्स में अपने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे कि कंप्रेसिबिलिटी एक हुआ, डिफ्यूजन हुआ, ये सारे प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मैटर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स, मैटर को हम एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के फॉर्म में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एन एलिमेंट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन टाइप which may be atom or molecule। ठीक है। द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के जो एटम्स हैं, दे कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, एक फिक्स रेशियो में जब वो मिलते हैं तब कंपाउंड फॉर्म होते हैं। और कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। मिक्सचर्स ऑकर वाइडली, और हम मिक्सचर्स के बारे में जहाँ तक बात करें तो हमारे चारों तरफ मिक्सचर बहुत ज़्यादा हैं। एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड अस आर मिक्सचर, और ढेर सारे सब्सटेंसेस हमारे आसपास में हैं जो कि प्योर फॉर्म में नहीं होते बल्कि मिक्सचर फॉर्म में होते हैं। व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस आर स्टडीड, जब हम लोग किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, मेजरमेंट इज इनहेरेंट, तो उसमें चीज़ों को मेजर करेंगे, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। द क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, द क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। किसी चीज़ को क्वांटिटेटिवली हम मेजर करना है तो हमें एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट डेवलप करना पड़ेगा, और उसकी यूनिट को डेवलप करना पड़ेगा। इन विच क्वांटिटीज आर टू बी एक्सप्रेस, और उसी यूनिट में क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस करेंगे। मेनी सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट एग्जिस्ट, और हमारे मॉडर्न टाइम में कई मेजरमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि MKS है, CGS है, ठीक है, लेकिन FPS है। लेकिन हम ये जो स्टैंडर्ड SI सिस्टम है उसको आजकल हम लोग फॉलो करते हैं। मेनी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एग्जिस्ट ऑफ विच द इंग्लिश एंड मेट्रिक सिस्टम आर वाइडली यूज्ड। दुनिया भर में इंग्लिश और मेट्रिक सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, दे हैव
agreed to have a uniform and common system throughout the world। और एसआई सिस्टम ने जो है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इन्होंने ये एग्री किया है कि 7 बेसिक यूनिट्स हैं और उन्हीं पे के बेसिस पे बाकी सारे मेजरमेंट्स हम करेंगे। ठीक है। सिंस द मेजरमेंट इन्वॉल्व्स द रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा विच आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई चीज़ मेजर करनी है तो उसमें डेटा को रिकॉर्ड करना है, तो जब हम किसी को रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें अनसर्टेनिटी आती ही है। द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ डेटा ऑब्टेन बाय मेजरिंग द क्वांटिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हमें डेटा को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम कुछ मेजर करते हैं। द मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटीज इन केमिस्ट्री आर स्प्रेड ओवर ए वाइड रेंज। और जो भी चीज़ें हम मेजर करते हैं केमिस्ट्री में स्पेशली, जो डेटा हमें मिलता है वो उसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। 10⁻³ से लेकर 10⁻23 इतना लार्ज वेरिएशन है। Hence, a convenient system of expressing the number in scientific notation is used। इसलिए जो भी इतने बड़े बड़े नंबर्स या इतने छोटे छोटे नंबर्स जो हैं, इनको हम एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिफिक नोटेशंस यूज करते हैं। द अनसर्टेनिटी इज टेकन केयर। जो अनसर्टेनिटी है उसको हम कैसे ही उसका ख्याल रखते हैं, बाय स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम स्पेसिफाई करते हैं, इन विच द ऑब्जर्वेशंस आर रिपोर्टेड। द डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? इट हेल्प टू एक्सप्रेस द मेजर्ड क्वांटिटी इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट होता है। देखिए ये सारी चीज़ें समरी हैं, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जब आप इसको समरी को रीड कर रहे होते हैं तो आपको फ्लैशबैक में जाते हो, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई थी हमने, वो सारी चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। Hence, it is possible to interconvert the result from one system or unit to another। The combination of different atoms is governed by basic laws of chemical combination। कुछ basic laws जो हैं, जो अर्ली फेज में जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने कुछ लॉज बनाए। उसमें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कहा गया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में कहा गया कि जो कंपाउंड्स बनेंगे वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, तो अगर सेम एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग रेशियोज में मिल रहे हैं तो अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे मल्टीपल प्रोपोर्शन है। गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगैड्रोस लॉ, और गैसियस वॉल्यूम के फॉर्म में, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट मेथड है किस तरीके से रिएक्टेंट्स आपस में मिल करके प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड एवोगैड्रोस लॉ, जिसने साइंस को पढ़ने का तरीका ही जो है, ये केमिस्ट्री को स्टडी करने का तरीका ही बदल दिया, जहाँ से मोल कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। ऑल दीज लॉज लेड टू द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, और ये सारे जो लॉज हैं वो फाइनली डाल्टन्स एटॉमिक थियरी पर जाकर के मिलते हैं, विच स्टेट्स दैट एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मिस्टर डाल्टन ने कहा कि एटम्स जो हैं वही बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस रिलेटिव टू 12C isotopes of carbon which has exact value of 12U। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, हम कार्बन 12 के साथ हम कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे कि उसके कंपैरिजन में कार्बन 12 आइसोटोप के मास का 1/12 पार्ट से जो स्पेसिफिक जिस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो कितना हैवी है। तो इस तरीके से रिलेटिवली हम एटॉमिक मास हम मेजर करेंगे। यूजुअली द एटॉमिक मास इज यूज्ड फॉर एन एलिमेंट इज एन एवरेज एटॉमिक मास obtained by taking into account the natural abundance of different isotopes of that element। और उस एलिमेंट के जो अलग अलग आइसोटोप्स हैं उनकी नेचर में उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, और उस हिसाब से हम वेटेड एवरेज मास हम निकालते हैं, वो हमारा एवरेज एटॉमिक मास होता है।
The molecular mass of a molecule is obtained by taking sum of the atomic masses. मॉलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? तो सारे जो भी उसमें एटम्स हैं उनके मासेस लो और उनके नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो इस तरीके से मॉलिकुलर मास हम निकाल लेते हैं। जैसे H2O का हमारा H2O हुआ तो 2 और 16, ये हो गया 18, ठीक है, 18U हो गया। The molecular formula can be calculated by determining mass percent of different elements present in a compound and its molecular mass। इस तरीके से भी हम जो है molecular formula find out कर सकते हैं। Great. The number of atoms, molecules or any other particles present in a given system are expressed in terms of Avogadro constant। तो यानी कि 1 मोल सब्सटेंस अगर होगा तो उसमें उसमें कितने कितने सारे सब्सटेंसेस होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। तो दिस इज नोन एज 1 मोल ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टिकल ऑफ एंटिटीज, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट द केमिकल चेंजेस। केमिकल रिएक्शंस जो हैं, इसका मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द केमिकल चेंजेस अंडरगॉन बाय डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे पहले हम उनको बैलेंस करेंगे। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। द कोफिशिएंट इंडिकेट द मोलर रेशियोज, एंड जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं वो मोलर रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। The quantitative study of reactants required or the products formed is called stoichiometry. Using stoichiometric calculation, the amount of one or more reactant required to produce a particular amount of product can be determined, and vice versa। इसका रिवर्स भी ट्रू है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अगर हमें पता है तो हम जो है ये पता लगा सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी का ए जो है अगर है तो वो कितनी क्वांटिटी के बी से रिएक्ट करेगा और कितनी क्वांटिटी का सी बनाएगा। The amount of substance present in a given volume of a solution is expressed in number of ways: mass percent, mole fraction, molarity and molality। इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, ग्रेट डिटेल में पढ़ा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। चलो कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो आइडिया ये है कि आपको सारे चीज़ें जो भी लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में उसको मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊं। तो कैलकुलेट द मोलर मास निकालना है, तो बहुत अच्छा है भाई। हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस 16 यानी कि 18 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से पहले पार्ट को हमने कंप्लीट किया। CO2, तो CO2 तो कार्बन क्या है 12 एंड 2 टाइम्स 16 यानी कि 44 ग्राम, तो CO2 हो गया। CH4 12 प्लस 4 टाइम्स 1 यानी कि 16 ग्राम, राइट। ये आसानी से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो ठीक है भाई, पहले तो एक काम करो, Na2SO4 है ना, तो सोडियम क्या है 23 इंटू 2 और शायद 98 आता है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है। 32 प्लस 64 पता नहीं, ठीक है। तो 46 प्लस 32 प्लस 64 कितना हुआ? यानी 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी हुआ, तो 4 4 8 8 एंड 6 14 142 ग्राम।
142 ग्राम। ठीक है, तो करेक्ट। तो सोडियम की परसेंटेज क्या होगी? परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो वो होगी 46, तो सोडियम है, डिवाइडेड बाई 142 इंटू 100। ठीक है, तो 23 डिवाइडेड बाई 71 इंटू 100। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करें, इसको सॉल्व कर लेंगे। व्हाट अबाउट परसेंटेज ऑफ सल्फर? सल्फर कितना हो गया भाई? 32। 32 डिवाइडेड बाई 142 इंटू 100, तो 16 डिवाइडेड बाई 71 इंटू 100। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा बाय यूजिंग कैलकुलेटर मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये आप भी कर सकते हैं। तो लेट मी हैव अ लुक। तो ये जो है सोडियम, सोडियम जो है इट कम्स आउट टू बी 32.37%। 32.37%, एंड सल्फर इज 22.57%। इन दोनों को आप जोड़ करके आप 100 से माइनस कर दो, तो रिमेनिंग आ जाएगा। एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज 45.06%। ऑलराइट, तो यानी कि कैसे हमने किया, इनका मॉलिक्यूलर मास निकाला, और जो टोटल मॉलिक्यूलर मास में जो इनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट के मास हैं उनका रेशियो निकालते हुए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस वे वी गॉट द वैल्यू ऑफ अ परसेंटेज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ऑल राइट देन, दो हुए। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1.3। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ताकि इसी एरिया में मैं इनको सॉल्व कर लूँगा। Determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% of 30.1% ऑफ डाई ऑक्सीजन बाई मास। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा। यानी कि आयरन ऑक्साइड है FeXO2Y, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अगर इसका टोटल वेट अगर 100 है, टोटल वेट वेट पर 100 है, तो एफ ई का जो वेट है वो है 69.9, और ऑक्सीजन का कितना है? 30.1 है ना। 100 माइनस माइनस 69.9, 30.1। ठीक है, तो इसका जो मोलर रेशियोज जो है हमको पहले निकालना होगा। तो एफ ई को अगर मोल्स नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो 69.9 डिवाइडेड बाई 56। और ऑक्सीजन की बात करें तो O2 की बात करें तो 30.1 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि, ठीक है, तो 69.9 डिवाइडेड बाई 56, तो इसको मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ।
69.9 divided by 56, 1.248, 1.248, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन जो है वो 30.1 divided by 32, it comes out to be 0.940, ठीक है, ये रेशियो हुआ। तो हम क्या करेंगे कि जो लोअर वैल्यू है उससे यानी कि एक सिंपल फॉर्म इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यानी कि Fe इस टू O2, ये क्या आ रहा है 1.248 इस टू 0.94। तो FeO2 जो है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.248 डिवाइडेड बाई 0.94 इस टू 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.33 इस टू 1 और 4/3 टू 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4:3, यानी कि FeO2 का जो रेशियो आया वो 4:3 हुआ। वेरी नाइस। तो इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर दूँ। तो अभी हमारा जो सिंपल रेशियो है वो तो आ गया। अब उसको फिट इन करेंगे इसके एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए। तो x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 4 और O2 और y की वैल्यू हो गई 3। तो Fe4O6, इसको इसमें कॉमन मल्टीप्लाइंग जो जो इसका फैक्टर है 4 और 6 का कॉमन फैक्टर है वो 2 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है एंड इट कम्स आउट टू बी Fe2O3। ऑलराइट देन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ग्रेट ग्रेट। तो मूविंग ऑन नाउ, एक काम करते हैं, एक और मैं पेज को ओपन कर लेता हूँ, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो till now we have solved 1.1, 1.2, 1.3. Moving on to problem statement 1.4. तो okay, let me open my whiteboard और यहाँ पे हाँ, तो क्वेश्चन है calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burned in air। तो सबसे पहले हमें इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होगा C+O2 CO2। तो 1 मोल कार्बन जो है बर्न किया जाता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो 1 मोल इज, इट मीन्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। तो वो 1 मोल होगा, लेकिन ये तो मोल क्या है, वो तो नंबर है ना। अमाउंट की बात करी जाए तो उसका वेट कहने का मतलब होता है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 12 प्लस 32 यानी कि 44 ग्राम। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड will be produced if we we use 1 mole of carbon और उसको हम बर्न करते हैं, then we will get 44 ग्राम of carbon dioxide। 1 mole of carbon is burned in 16 ग्राम of dioxygen। तो देखो, तो पहले तो हमने ये जो इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करा था, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हमने लिखा हुआ है, और ये CO2 है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न
इन 16 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। 1 मोल यानी कि 1 मोल और 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन जो है इट इज इक्विवेलेंट टू हाफ मोल। ठीक है, तो हाफ, 1 मोल जो कार्बन जो है उसको CO2 बनाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, बट अवेलेबल ऑक्सीजन इज ओनली हाफ मोल। तो इसका मतलब हाफ मोल ही जो है कार्बन से रिएक्ट करेगा और हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम, सो हाफ 44 ग्राम मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी वो इट विल बी 22 ग्राम। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। 2 moles of carbon are burned in 16 gram of dioxygen, 2 moles। ऑलराइट डन। 2 moles भी अगर हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर ऑक्सीजन तो हाफ मोल ही है ना, तो उसमें भी यानी कि 2 moles में हाफ मोल ही रिएक्ट करेंगे और रिमेनिंग 3/2 जो मोल्स हैं वो ऐसे रह जाएंगे, मतलब कार्बन फॉर्म में ही रह जाएंगे एंड दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। तो हाफ मोल जो है, हाफ मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अभी भी ये जो है 22 ग्राम, 22 ग्राम ऑफ CO2 ये लिबरेट करेगा। ठीक है, तो यानी बी और सी दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। हाँ, और ये थर्ड है, इन दोनों के आंसर सेम होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1.5, calculate the mass of sodium acetate that is required to make 50 ml of 0.375 molar aqueous solution। ठीक है, तो मोलैरिटी की बात हो रही है, तो मोलैरिटी का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो मोलैरिटी है तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो व्हाट इज मोलैरिटी 0.375, तो 0.375 and mass is x divided by what is molar mass of sodium acetate is 82.0245, 82.0245 divided by what is volume 500 मिलीलीटर, जबकि वॉल्यूम हमारा लीटर में होना चाहिए यानी 0.5। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 0.375 इंटू 82.0245 इंटू 0.5, है ना। पहले ये इधर जाएगा उसके बाद ये इधर जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.375 यानी कि 3/8, 3/8 है ना। 75 डिवाइडेड बाई 2, 75, हाँ 75% डिवाइडेड बाई 2, और 75% जो होता है 3/4 होता है। और 82.0245 और ये हमारा 1/2, तो ये लगभग 10 यानी कि
30 डिवाइडेड बाई 2 15, 15 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो लेट मी डू द कैलकुलेशन पार्ट। 15.38 ग्राम, it comes out to be 15.38 gram, 15.38 gram. So this was all about these 1.1, 2, 3, 4 and 5, और हमने समरी को अंडरस्टैंड किया। तो आई होप आपको ये सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग आज ही सॉल्व कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, और फिर वी आर गुड टू मूव टू चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।